कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार को, उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे न्यूज 18 इंडिया के एडिटर पंकज भार्गव। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी का आप स्वागत कीजिए। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आप सोशल मीडिया का जमाना है। अभी अभी मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था, लगभग 1 घंटे पहले आपने ट्वीट किया और उसमें आपने जिक्र किया, कुछ अखबारों की प्रतियां उसमें हैं और उसमें आपने लिखा है कि कथनी और करनी एक कीजिए और फिर गांधी जी का नाम लीजिए। जरा समझाइए सर, ये इशारा प्रशांत किशोर को है क्या? देखिए, आज़ादी के हम 75 वर्ष गुजार चुके और आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, जो सपना उन्होंने संजोया है और संविधान राष्ट्र की आत्मा को जिस तरह से एक एक शब्दों को पिरोया है, आज उसको हम अपने जिंदगी में चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान में भाग 3 पर फंडामेंटल राइट का जिक्र किया। उसमें भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र लगाया कि जब भी हम अधिकार की बात करेंगे तो मर्यादा का पालन करेंगे। और फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4 में जो जोड़ा गया, उसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र लगाया कि हम अपने कर्तव्य बोध को पहली प्राथमिकता दें, लेकिन हम बापू के नाम का, बापू के उपनाम का जोर कर करके आजादी के इतने लंबे सफर तय कर चुके, लेकिन उनके एक भी सिद्धांत को जमीन पर नहीं उतार पाए। और जिन लोगों ने जमीन पर उतारने का प्रयास किया, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक विकास और उसका उत्थान कल्याण की बात कर रहे हैं। गरीबों के हित में सारी योजनाएं चल रही है, गरीबों का सम्मान, स्वच्छता अभियान जो हमारे शरीर को ही बीमार नहीं, राष्ट्र को बीमार कर देता है। स्वच्छता तन के अंदर हो या तन के बाहर हो, आज उस विषय पर चिंतन नहीं हो रहा है। हम कितने गंदगियों से भरते जा रहे हैं, कितने विकारों से ग्रसित हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, सामने कौन खड़ा था? फिरंगी से हम लड़ रहे थे, गुलामी से मुक्ति की चाहत थी। लेकिन आज हमारी मानसिकता क्यों गुलाम होते जा रहा है? क्यों हम जातीय जहर के लहर के कहर से प्रभावित हो रहे हैं? क्यों हम जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा में सिमटे जा रहे हैं? गांधी जी का आत्मा आज कहीं न कहीं रो रहा होगा। जिन लोगों ने स्वदेशी की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं, गांधी जी के सपना को साकार करने का, सिद्धांत विहीन राजनीति के भाव को उठाने का, ये तमाम विषय हम तब इस पर गांधी जी पर उनको आदर्श बनाते हैं तो उसको स्वीकार करनी चाहिए, करनी कथनी एक करनी विजय चाहिए। जी, आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तीर से 2 शिकार किए? दिल्ली वालों को भी आपने लपेट लिया साथ में? नहीं, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि आज स्वच्छता अभियान देश के हमारे 2/3 नौजवानों के मन के अंदर बापू ने जो भाव जगाया था, आज प्रधानमंत्री जी ने उस अभियान को चलाया। आज गंदगी से कितनी बीमारी फैलती थी, महामारी, और आज उसको साकार कर रहे हैं। और जो व्यक्ति संविधान के अनुकूल जनता के हित में काम कर रहे हैं, लोग उस संविधान के भक्षक के रूप में उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। सच्चाई है कि संविधान का जो सही रक्षक है, संवैधानिक संस्था का जो सही सम्मान देता है, और वैसे व्यक्ति के ऊपर अंगुली उठाया, तो इस पर तो बहस डिबेट होनी ही चाहिए। और निश्चित तौर पर संविधान और बापू के सपनों को साकार करने पर चर्चा होनी चाहिए। जिसके करनी कथनी में अंतर है, वैसे लोगों को इनके नाम लेने में कहीं ना कहीं शर्म लगनी चाहिए। ये लोग कौन है, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर को इशारा किया आपने कहीं ना कहीं। देखिए, निश्चित तौर पर आज जिन लोगों ने शुचिता की बात समाज के अंदर करने के लिए आए थे,
समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी आजादी के बाद धीरे धीरे जिस तरह से फैला, वह भ्रष्टाचार, करप्शन कास्ट से ज्यादा जहरीला हो गया। और वह जहर आज हमारे हर डेवलपमेंट, विकास की गति को रोक रहा है, विकास को प्रभावित कर रहा है। विकास के अंदर घून के तरह वह कहीं ना कहीं समाज को खोखला कर रहा है। और जिन लोगों को पढ़े लिखे, गांव में कहावत है, इसको दूसरे सेंस में नहीं, कि जब बिगड़ा तो पंडित बिगड़ा, मूर्ख कहां कब बिगड़ा है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, विद्वान। जो विद्वत जन होते थे उसको हम पंडित कहते थे। हमेशा समाज का नेतृत्व और आदर्श वो उपस्थित करता था। आज पढ़े लिखे लोग जब करप्शन के शिकार हो जाते हैं जी। हमारे सचिवालय के सेक्रेटरी अगर जो कई आईएएस आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता ने 2/3 से ऊपर बहुमत से जिसको बनाया वो जेल के अंदर करप्शन में जा रहे हैं जी। तो एक बार विचारना होगा समाज को कि हमारी कथनी करने में कितना विजय जी अंतर आ देखिए, गया। आप चूंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, देखिए चूंकि आप डिप्टी सीएम है तो इसलिए मैं तो आपसे पूरे बिहार के संबंध में बात करूंगा। तो भ्रष्टाचार, रंगदारी, जंगल राज, बिजली पानी नहीं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पंगु हुई थी। तो क्या उससे उबार के ले आए हैं आप बिहार को? अब बदला बिहार है क्या? देखिए, एक तेजी से बदलता बिहार आजादी के समय था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के समय में अंग्रेजों का लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर में बिहार नंबर 1 राज्य था। आजादी के समय हर राज्य में लाशें गिर रही थी और लाशें लद के आ रही थी और जा रही थी। बिहार में यह स्थिति नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर में बिहार नंबर 1 राज्य था। डेवलपमेंट में भी आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बिहार, झारखंड साथ था, यहां पर लोग आ रहे थे। नहरीकरण, किसानों के हित में नहरीकरण सबसे बेहतर बिहार के अंदर हुआ था। विगत काल खंडों में ये लगभग 40-50 साल के अंदर ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। राजनीतिक अस्थिरता के कारण, कांग्रेस की अंतिम सरकार में राजनीतिक अस्थिरता और अपराधियों का एंट्री, और उसके बाद एक गरीबों का मसीहा बन करके उभर के श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी आए थे। बड़ी उम्मीद था, तानाशाही, हिटलरशाही से मुक्ति ला करके इनको बैठाया गया था। लेकिन इन्होंने जो बिहार को उपहार में दिया, जो इन्होंने बिहार को वो दाग दिया, बिहारी शब्द को गाली बना दिया, बिहार उबर नहीं पाया। एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में आई। लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे पहले कमांड लगा। नरसंहार बंद हो गया, आज भी बंद है। नरसंहार, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। लेकिन बीच बीच में वो जंगल राज के पुरोधा लोगों को अवसर मिल जाने से अपराधियों का कहीं न कहीं मनोबल बढ़ा, जिसके कारण अपराध पर आज भी पूरी तरह से मुक्ति बिहार के लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक अपराधी पर हम लगाम नहीं लगाएंगे, करप्शन पर लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक निवेशक बिहार के अंदर नहीं आएंगे। विजय जी देखिए, आपकी जो स्पष्टवादिता है ना, उसके हम कायल हैं। आप जरा ये समझाइए कि नीतीश जी जब तो आरजेडी के साथ होते हैं तब जंगल राज, और जैसे ही बीजेपी के साथ आते तो राम राज हो जाता है। तो ये जरा समझाइए आप। नहीं, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राम राज्य और राजद के साथ जंगल राज, ये 2 बार अवसर मिला है। ये फर्क दिखाई पड़ रहा है। 2005 में हम आए थे, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से संभला था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शांति को पसंद करती है, समाज के अंदर सुशासन को पसंद करता है और शासन में हस्तक्षेप नहीं करता है, प्रशासन पर दबाव नहीं डालता है। लेकिन ये लोग जब आए तो आज मैं बता दूं कि मैं नेता प्रतिपक्ष था उस समय। अभी जस्ट शासन में राजद के लोग थे, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, और इजराइल मंसूरी एक मंत्री थे। वहां एक राहुल को हत्या किया गया, राहुल साहनी को। हमने सदन में मामला उठाया, कागज दिया, उसके मां बाप केस करने गए, एफआईआर तक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी को भी कागजात दिया, प्रेशर में बाद में सरकार चली गई। ये राजद की सोच थी।
भारतीय जनता पार्टी में अगर जो हमारे भी लोग इस तरह के कार्य करते हैं या दूर दूर तक संलिप्त रहते हैं, उस पर एक्शन होता है। कोई पार्टी के लोग उसके पक्ष में खड़ा नहीं होते। यह सोच की बात है। हम अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित करके समाज में अपनी विश्वसनीयता और सुशासन स्थापित नहीं कर सकते हैं। यह सच है। विजय जी देखिए, अब चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं तो पुल बहुत गिर रहे हैं आजकल, डरा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या पुल बहुत गिर रहे हैं सर? मैं आपको जानकारी दे दें कि बिहार के अंदर, मैंने पहले ही कहा कि आजादी के समय डेवलपमेंट सबसे ज्यादा बिहार के अंदर हुआ। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे आगे बढ़ा। श्री बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उस पीरियड के बहुत सारे पुल और डेवलपमेंट, आज जिसकी आयु 35 वर्ष से 50 वर्ष घोषित की जाती है, आज वो 60-65 वर्ष में भी चल रही है। और वैसे पुल हमने आपको जानकारी दें कि 10,024 पुल पुलिया का मैंने सर्वे करवाया, जिसमें 399 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिस पर हमने कहा बोर्ड लगा दो। और जिसकी भार क्षमता जो पहले बना बड़े बड़े सड़क में, अब हम 4 लेन की बात करेंगे तो वहां का लोड बियरिंग कैपेसिटी अलग रहेगा, 2 लेन की बात करेंगे तो अलग रहेगा, लेकिन सिंगल लेन और ग्रामीण सड़क का लोड बियरिंग क्षमता कम रहता है। आज रोड का डेवलपमेंट हो गया है, चौड़ीकरण रोड की हो गई है, पथ निर्माण विभाग से काफी बेहतर सड़क बनाया गया, हैवी वाहन आ गया, जो 24 टन और 12 टन की गाड़ी नहीं, अब 54 टन की भी गाड़ी चलती है। और आज हमारे ब्रिज जहां डैमेज हो रहे हैं, हमने कहा कि उस पर भार क्षमता लिखो और रोको, क्योंकि पुराने ब्रिज को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, नए वातावरण में नए व्हीकल, हैवी व्हीकल उससे जब गुजरेंगे तो वो डैमेज होंगे। और अभी तक मेरे विभाग से मात्र एक अगवानी पुल गिरा है, और अगवानी पुल का भी कारण, मैंने नेता प्रतिपक्ष के नाते 3 बार स्थल पर गया था और हमने जांच के लिए दिया, बाद में कोर्ट चले गए। उस समय पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जी थे। हमने कहा था एक्शन होनी चाहिए और इससे कंपनी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट से निर्देश प्राप्त कर करके कि वही काम करेंगे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विभाग की हाथ बन जाती है। अभी तक सारे पुल हमारे ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग के माध्यम से जो बने हैं, छोटे छोटे पुल वही गिर रहे हैं। पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के 2000 किलोमीटर सड़क अधिग्रहण किया चौड़ीकरण के लिए। अब उसमें भी जो पुल, उसी में हमने सर्वे करवाया है कि लगभग 399-400 पुल एकदम उपयोग के लायक नहीं है। अब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अनुरक्षण नीति ला रहे हैं कि ताकि इस तरह के डैमेज पुल पुलिया को, हम कलभट को बना सकें, सुधार सकें और इस तरह के माहौल खड़ा न हो। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज जो सड़क हमने बना रहे हैं, इसकी लोड कैपेसिटी, इसकी क्षमता 13 से 15 वर्ष है। अब 15 वर्ष के बाद रोड धंसने लगेंगे। अगर जो हम समय रहते उसका भी अनुरक्षण नहीं करेंगे तो पता चला कि रोड ही धंसने लगा, क्योंकि उसकी क्षमता एक कैपेसिटी होती है। तो जो उस पीरियड का हुआ, विगत कालखंडों में एक तरह से कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। वो 30 बरस, इधर 20 बरस से थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट जो हुआ, नए सड़क पर नए पुल का मामला बना, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुराने का अनुरक्षण नीति नहीं बनी थी। पहली बार अनुरक्षण नीति बनने जा रही है, जिससे हमारी विकास की गति भी बढ़ेगी और जो लोगों को शिकायत है उसकी सच्चाई को भी बताना और उसको अवगत कराना हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है सर, चूंकि आप डिप्टी सीएम है बिहार प्रदेश के, तो आपसे जानना जरूरी है। वैसे मैंने नीतीश मिश्रा जी से भी सवाल किया था। 16 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में है, तो ये बड़ी भयावह सी स्थिति बनती है। हर बरस की ये कहानी है सर, तो कैसी स्थिति है, जरा आप हमें समझाएंगे इस वक्त? देखिए, प्रकृति का जो उपहार मिला था वह अभिशाप में बदल रहा है, और हम उस अभिशाप को फिर उपहार में बदलने के प्रयास कर रहे हैं। आज बाढ़ का, आज कहीं पानी का हाहाकार है और हमारे पास पानी से बेहाल है।
सर मुझे अटल जी की वो बात याद आती है, वो जो रिवर्स को लेकर उन्होंने बात कही थी कि कहीं सूखा, कहीं नदियों की इतना अपार नदियां हैं, तो वो रिवर डिस्ट्रीब्यूशन, वो पानी का उस तरीके से होना चाहिए। कितनी दूर की सोच थी उनकी। मैं आपकी बात वहीं पर हम जाना चाह रहे थे। वो भविष्य दृष्टा थे, वो जानते थे कि अगर जो हमारे पास बिहार को ये पानी मिला है, ये प्रकृति की वरदान है, इसको हम हर नदियों को जोड़कर डाइवर्ट करें, इसको संचय करें और भविष्य के लिए इसका उपयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं आज नेपाल के निकट से भी हमारी व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। आज 11,500 करोड़ भारत सरकार ने कोसी के त्रासदी से मुक्ति के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए हैं, एक शुरुआत है कि हम कैसे इसको वरदान में बदलें, इस माहौल को कैसे चेंज करें। आज आप देख लें कि दक्षिण बिहार के अंदर हम सुखाड़ की स्थिति से गुजरते हैं, उत्तर बिहार बाढ़ की स्थिति से गुजरता है। हम इसके बीच में आज समन्वय बनाने का, नदियों को जोड़ने का, इस पानी की उपयोग हम बेहतर ढंग से करने का, आज जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सोच बन रही है, नदियों के बीच गाद एक बड़ी समस्या बन रही है। बरसों से सिल्ट आ रहा है, हम गाद नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके माइंस विभाग हमारे ही जिम्मे, हमने एक प्रोपोजल दिया है कि अभी तक हम सैंड को निकालते थे, अब हम गाद को भी निकालेंगे, सिल्ट को भी निकालेंगे। हमारे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में उपयोगिता की जरूरत पड़ेगी वहां इसका उपयोग करेंगे और नदी भी मेरा सुरक्षित होगा। उसका जो अलाइनमेंट है, जो नदी का बहाव का क्षेत्र है, उसमें बेहतर ढंग से करें। लेकिन ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, क्योंकि बिहार के अंदर एक और दुर्भाग्य, खास करके उत्तर बिहार कोसी के अंदर, कि जो नदी का एरिया है वो उसका बदलते रहता है नेचर, और इसके कारण हम कोई एक निर्णय पर पहुंच नहीं पाते हैं। और ये प्रकृति का इस तरह का अभिशाप को झेलने के लिए कोसी त्रासदी कई बार हुआ है। आज कई बड़े बड़े ब्रिज हम बनाए हैं, आज वो ब्रिज हमारा रक्षक है, नुकसान जान माल की कम हो रही है। जब भी इस तरह की व्यवस्था बनती है, अब हर जगह हमारे क्षेत्र भी टाल है, हर वर्ष आती है, लेकिन अब इतने सड़क बन गए हैं, इतने ऊंचे स्थल बन गए हैं, जहां पर पहले होता था कि लोग पूरी तरह से जान माल का नुकसान, आवागमन ठप, लेकिन आज बाढ़ में लोग ग्रसित भी हैं, लेकिन राहत की सामग्री बाई रोड जा रही है। तो ये एक बेहतर अचीवमेंट है स्टेट गवर्नमेंट की, और ये 15 से 20 साल के अंदर के डेवलपमेंट का है। ठीक है सर, अब देखिए विपक्षी हमले अक्सर करते रहते हैं, यहाँ भी कोई नई बात नहीं। एक परिवार है, रोहिणी आचार्य हो, तेजस्वी यादव है, कह रहे अपराधियों की सरकार है और वोट के टाइम नजर आते हैं वैसे सोए रहते हैं, और इन सब के मालिक नीतीश कुमार है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, कम से कम श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, जिनके जंगल राज में पले बढ़े ये दोनों हैं, और अपने पिता के कीर्ति के वीरती का अन्न प्राप्त किए हैं। मन मस्तिष्क में अगर जो अपराध के विरुद्ध भाव आ रहा है तो हम तो बधाई देंगे। एक संकल्प क्यों नहीं लेते हैं? मैं सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी कहा कि ये अपराधी बिहार के लिए अभिशाप है। अपराध और भ्रष्टाचार आज बिहार के विकास के गति को रोक रहा है, यहां के इंटेलिजेंट प्रतिभा को दबा रहा है। तो आइए मिलकर के शपथ लें, खुला चुनौती है कि एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। आज बताइए जी, आजीवन कारावास होता है, वो उम्मीदवार बनते हैं। जो शराब माफिया है वो गोपालगंज से उम्मीदवार बनते हैं। चुन चुन के अपराधियों को टिकट देने की क्या व्यवस्था है? अपराधियों को संरक्षित करने का खुल करके बिहार के विकास के लिए चाहते हैं तो आइए मिलकर सभी राजनीतिक दल को, अब एक अपराधी से लड़ने के लिए दूसरा अपराधी को खड़ा करना पड़ता है। ये माहौल आज हम उग्रवादी जो माले है, आज उसको हम सदन में पहुंचाते हैं, विधानसभा से लोकसभा तक। जो नरसंहार करने वाले की कई केस और आरोप चलता है, उस लोगों को आप सदन में पहुंचा करके सदन के अंदर भी नरसंहार का वातावरण बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं संकल्प लेते हैं? क्या समाज में अच्छे लोगों की कमी है? कोई भी समाज, कोई भी जाति है जिसमें अच्छे लोग, चरित्रवान लोग, विद्वता से विद्वान नहीं होता है, अपने कर्म से वो विद्वता को प्राप्त करता है और समाज में विश्वास
स्थापित करता है। ऐसे लोगों की बड़ी जमात है जो राजनीति से सिहर जाता है। इन अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की जमात को देख के आमंत्रित करते हैं कि आइए मिलकर के ये संकल्प लें, है हिम्मत, करेंगे घोषणा कि एक भी अपराधी और भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही एक अपराधी हो, आर्थिक अपराध कोर्ट से घोषित सजा याफ्ता हो, वो अपराध पर बोलता है, ये शोभा नहीं देता। सर, जब मैं आपको सुन रहा हूं तो देखिए आपकी जो वाणी है बिल्कुल दिल से निकल कर आ रही है। आपके बारे में मैंने बहुत पढ़ा भी, तो उसमें ये पाया कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप रेवोल्यूशनरी स्पीकर हैं, क्रांतिकारी वक्ता हैं। तो जो वाक्पटुता की कला है, क्या बचपन से ही आई? कौन से ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनको आपने देखा और सोचा आपने कि उन जैसा वक्ता बनना है, उन जैसी राजनीति करनी है? देखिए सर, ये तारीफ कर रहा हूं मैं। नहीं, धन्यवाद। हम एक शिक्षक पुत्र हैं और स्टूडेंट लाइफ में, हाई स्कूल में सफाई का काम हमको मिला था, बड़ा ईमानदारी से करते थे विद्यालय में। फिर हम लोग डिग्री डिप्लोमा इंजीनियर संघ के जनरल सेक्रेटरी भी बने। राजनीति में कहीं दूर दूर तक सोच नहीं थी, लेकिन राजद की ही सरकार बनी थी। उस समय जिस तरह से युवाओं को, प्रतिभाओं को दबाने का और जिस तरह से हतोत्साहित करने का, तब हमने निर्णय लिया था कि राजनीति करेंगे। और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से धन्यवाद देते हैं, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि हमें सेवा का अवसर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित जगह पर हम घबरा रहे थे कि हम तो उस पद के योग्य नहीं हैं, लेकिन लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। मैं बता दूं कि श्रद्धेय अटल जी ने 2 चीज कहे थे कि काजल की कोठली से दामन बचाकर निकल जाना। जब वो चुनाव हार करके बाढ़ में आए थे, पिताजी के साथ मैं सुनने गया था कि काजल की कोठली से दामन बचा के निकल जाना सबसे बड़ी राजनीति है। और कफन सर में बांध करके जो सामाजिक कार्यकर्ता निकल गया, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। आज दुर्भाग्य से हम धर्म से जुड़े हैं, तो सतयुग में मंत्र के प्रभाव से व्यवस्था बदलती थी, द्वापर में तंत्र से व्यवस्था बदलती थी, त्रेता में द्वापर में त्रेता में तंत्र से, द्वापर में जंत्र से, और कलयुग में खडजंत्र से व्यवस्था बदलने का प्रयास करते हैं। राजनीति में ये खडजंत्र राजनीति की विश्वसनीयता को घटा दिया है, राजनीति को खोखला कर रहा है। हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग कोई भी है, खुल करके उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वैसे लोगों को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, डिमोरलाइज किया जाता है और खडजंत्रकारी लोग आगे आ जाते हैं। इसके कारण हमारा राजनीति कलंकित हो रहा है। अच्छे लोग राजनीति में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जो भविष्य के लिए, वर्तमान तो कुछ ढंग से बेहतर निकल जाएगा क्योंकि आजादी का इसका असर है, लेकिन आने वाले दिन में ये खडजंत्रकारी, चतुराई और चरित्र की राजनीति नहीं करने वाले लोगों की जमात बर्बाद करेंगे इस राष्ट्र को। सर, थोड़ा मौका परस्ती की भी बात होती है बीजेपी को लेकर। खास तौर पर ये कहा जाता है कि देखिए, जब पशुपति पारस जी को लाए आप, तो फिर चिराग पासवान जी को नाराज कर दिया, फिर चिराग पासवान जी को लाए तो पशुपति पारस जी को नाराज कर दिया, और अब फिर उधर नजदीकियां बढ़ रही हैं। इस तरह की भी खबरें हम पढ़ते रहते हैं, सच्चाई क्या है सर? देखिए, मैं बता दूं, बिहार को बचाना है, बिहार को बढ़ाना है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि पूर्वांचल का द्वार बिहार है। बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, विकसित नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बिहार के संस्कृति और विरासत देश के संस्कृति और विरासत को बढ़ाता है। और यहां पर सबका साथ, सबका विकास का भाव मन के अंदर है। हर पक्ष के लोगों को लेके चलने का जो मनोभाव है भारतीय जनता पार्टी को, आप देखते होंगे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी सबको आगे बढ़ने का, उठने का मौका देता है, चाहता है कि सब लोग उठे, सबको लगे कि कोई चिंता कर सकता है। तो यही पार्टी न ये परिवारवादी है, न वंशवादी है, न व्यक्तिवादी है। इसीलिए हम हर पक्ष के लोग को लेके चलते हैं। कोई मौका परस्ती या कोई अवसरवादिता की राजनीति का ये लक्षण है। अवसरवादिता की राजनीति होती तो बहुत सारे ऐसे लीडर यहाँ हैं जिनको साथ में लेके चलने के बाद बहुत पहले ही भाजपा अपने ताकत से सत्ता में भी आ जाती। लेकिन अच्छे लोग, चरित्रवान लोग, जो सुशासन स्थापित कर सकता है,
उसके नेतृत्व को ताकत हमारे पास होते हुए भी हमने स्वीकार करके बिहार में वातावरण बदलने के संकल्प को साकार करने का प्रयास किया। सर, अभी तक तो लालू परिवार था, लेकिन अब एक नई ताकत बन के उभरे हैं। वो नई ताकत जो है वो 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी पार्टी भी घोषित कर दी और वो कह रहे हैं कि मैंने 3000 किलोमीटर पदयात्रा की है, लेकिन सिवाय बदहाली के कुछ दिखा नहीं, खुशहाली कहीं नजर नहीं आई। प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर जी अनुभवी आदमी हैं। ये अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम जहां चाहते हैं वहां परिवर्तन कर देते हैं। तो अब इनकी विद्वता तो इन्हीं से प्रकट हो रही है, लेकिन शायद वो एक चीज भूल गए कि ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है और ये आज नहीं हुआ है। हजारों वर्ष पूर्व जिस धरती पर चाणक्य जन्म लिया है, वो भीड़ से उठा के एक चंद्रगुप्त को लाता है और बैठाता है। वह धरती बिहार है और बिहार के धरती पर परिवर्तन और राजनीति वही कर सकता है जिसमें त्याग होगा, जिसमें समर्पण होगा। इस राज्य के प्रति जहां जगत जननी का साक्षात अवतरण है, उस धरती के शक्ति, भक्ति और मुक्ति की भी भूमि है। उसके प्रति जो हृदय से सम्मान का भाव होगा, समर्पण होगा, तभी कर पाएंगे। अब उतना वो क्या कर पाते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति से बिहार कभी नहीं बदला है, कभी नहीं बदलेगा। विजय जी, देखिए, आपकी अच्छी बात पता क्या? अच्छी बात यह कि आप दिल से बात करते हैं और जो शख्स दिल से बात करता है वो जनता उसकी बात को समझती है, सुनती है और मानती भी है। तो जरा आप सर दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, जिस तरह की अभी लोकसभा चुनावों में हमने नतीजे देखे तो कुछ नुकसान हुआ बीजेपी को, और अभी हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो वहां पर भी जो इस तरह से लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं बीजेपी। बिहार में एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और फिर से जब चुनाव होंगे तो लगता है आपको वापस से इसी स्थिति में होगी आपकी सरकार? देखिए, बिहार के अंदर बिहार की जनता को एक चीज का विश्वास और गारंटी है कि अगला व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, इस पर लोगों को विश्वास है। जाति के जहर से उब चुका है बिहार, और जो जाति के जहर का लहर से बिहार को नुकसान किया है, बिहारी शब्द को कलंकित किया है, उससे मुक्ति का छटपटाहट हर बिहार के नौजवानों के मन के अंदर है। वो परिवर्तन चाहता है और वह परिवर्तन चुनाव में जो अगले लोग खड़े हैं उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। अब बता दें, जो चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाएगा, उस व्यक्ति पर बिहार के परिवर्तन और विकास का विश्वास कैसे बढ़ेगा, कैसे लोग विश्वास करेगा? सर, एक छोटा सा सवाल आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि अगर हम वाराणसी की बात करें, शिव की नगरी है काशी, वहां से जितने मंदिर हैं वहां पर साईं की प्रतिमा वहां से हटाई गई है। तो आप, चूंकि संस्कृति मंत्रालय भी आपके पास है, क्या ऐसा यहां तो नहीं होने जा रहा? देखिए, मैं वसुधैव कुटुंबकम का जो संस्कृति और संस्कार है, और भारतीय जनता पार्टी अपने धरती के हर विरासत का सम्मान करता है, और मैं सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री का मंत्र है उसको ग्रहण किए हुए है हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और बिहार के अंदर मैं आपको बता दें कि हर धर्मों का मैं सम्मान करता हूं, हर वर्ग की, हर जाति का कुल देवता, कुल देवी जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण देवता होते हैं उसका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक आग्रह जरूर करते हैं कि उनका ही अब सम्मान करो जो अपने राज्य का, अपने ग्राम का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का सम्मान बढ़ाता है। बहुत सारे युवा आज यहां पर हैं, मंच में से आपको सुन रहे हैं, जो बिहार के युवा हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो अपने युवाओं से कहेंगे, युग बदलने वाले, युग परिवर्तन करने वाले युग के वाहक ये युवा है। 2/3 21वीं सदी में ये लोग आए हैं, और 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हम अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास, नए तकनीक को लेकर के
निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। हम नकल करने से अकल बिगड़ेगा, अकल से हमारा सकल बिगड़ेगा। अपनी विरासत को और अपने संस्कृति को लेके आगे बढ़ो, इसी में मेरा विज्ञान भी है, इसी में मेरा इतिहास भी है। विजय सिन्हा जी, आप हमारे मंच पर आए, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। शुक्रिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कृपया आप मंच पर कुछ पर और बने रहें। अब मैं अनुरोध करूंगी कि न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल की मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आए और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें।